इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 51 टू सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को समझेंगे। ये सेक्शंस हमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जिसके अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है तो किसको परफॉर्म करना होता है, फिर परफॉर्म करने के बाद किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को परफॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें हमें इन सेक्शंस के अंदर बताई गई है। तो आप अपने बेरेक को खोल लीजिए, हम बेरेक में से रीड करेंगे और कुछ इलस्ट्रेशन से इन सेक्शंस को समझते जाएंगे कि इन सेक्शंस के अंदर क्या दिया गया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सबसे पहले जो सेक्शन 51 है उसके अंदर हमें क्या बोला जाता है, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, कि जो प्रॉमिसर है वो बाउंड नहीं होगा परफॉर्म करने से अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, जब तक कि जो रेसिप्रोकल प्रॉमिसी है वो रेडी एंड विलिंग नहीं है अपने पार्ट को परफॉर्म करने से। हमें किस वर्ड को ध्यान में रखना है, रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, कि जो दूसरी पार्टी है मतलब कि जो प्रॉमिसी है वो भी अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या हो, रेडी एंड विलिंग हो। जब तक वो अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी एंड विलिंग नहीं होगी तब तक जो प्रॉमिसर है मतलब मैं हूं वो बाउंड नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, मतलब अपने पार्ट को परफॉर्म करने से। अब हम इस सेक्शन को रीड करते हैं। सेक्शन के अंदर क्या लिखा गया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैसा है जिसके अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मतलब कि एक प्रॉमिस मैंने किया हुआ है और एक प्रॉमिस उसने किया हुआ है। तो कि भाई मैं अपना प्रॉमिस करूंगा तो वो अपना प्रॉमिस करेगा, वो अपना प्रॉमिस करेगा, मैं अपना प्रॉमिस करूंगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, आपस में उल्टे प्रॉमिसेस, टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड। और उन्होंने इसके लिए क्या कहा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने चाहिए, कि साथ साथ परफॉर्म होने चाहिए, कि जब मैं परफॉर्म कर रहा हूं सेम वक्त पे वो प्रॉमिसी के द्वारा भी परफॉर्म होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होने चाहिए। नो प्रॉमिसर नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। तो ऐसे केस के अंदर जब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं जिसको हमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, तो ऐसे केस के अंदर जो प्रॉमिसर है उसको अपने पार्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है अगर अनलेस द प्रॉमिसी इज रेडी एंड विलिंग, कि जब तक की जो प्रॉमिसी है वो रेडी एंड विलिंग नहीं है टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस उसने करना था उसको रेडी एंड विलिंग नहीं है वो करने के लिए, तो फिर जो मैं प्रॉमिसर हूं वो भी अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है। कब, जब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं और वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने हैं। जैसे इसके अंदर इलस्ट्रेशन दी गई है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट, कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या, दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी, कि ए जो है वो बी को गुड्स डिलीवर करेगा, टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी, जिसके लिए बी को पैसे मिलेंगे डिलीवरी के ऊपर। ए नीड नॉट टू डिलीवर द गुड्स, अब यहाँ पे ए को उन गुड्स की डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है। कब, जब अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी, कि जब तक बी जो रेडी एंड विलिंग नहीं है उस गुड्स के लिए पैसे देने के लिए उसकी डिलीवरी के ऊपर। तो जब वो रेडी एंड विलिंग हो जाएगा अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए तो फिर ए को भी अपने पार्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है जो कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने की, ए डिलीवरी करेगा, बी उसके पैसे देगा। तो जब तक बी अपने पार्ट को जो अपना प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी एंड विलिंग नहीं है तो ए भी जो है फिर उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। और एक और इलस्ट्रेशन दी गई है, इस इलस्ट्रेशन के अंदर क्या बोलता है कि ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी, कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए जो है वो गुड्स डिलीवर कर देगा बी को एट अ प्राइस टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि बी जो है ना उसको प्राइस जो है उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देगा। तो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड ऑन डिलीवरी, और जब डिलीवरी करनी होगी तो उस वक्त उसकी फर्स्ट पेमेंट जो है वो बी के द्वारा ए को की जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया कि ए जो है बी को गुड्स सप्लाई करेगा और बी बदले में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी डिलीवरी पे दे देगा और बाकी फिर आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स अपने टाइम पे करता रहेगा। तो यहाँ पे ए नीड नॉट टू डिलीवर, कि ए को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन डिलीवरी, कि जब तक बी जो है रेडी एंड विलिंग नहीं हो जाता फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की जब ए उसको डिलीवरी करेगा उसकी। और साथ ही साथ क्या बताता है, बी नीड नॉट टू पे द इंस्टॉलमेंट, ऐसी बी भी जो है उसको इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं है जब तक ए जो है रेडी एंड विलिंग नहीं है उन गुड्स को सप्लाई करने के लिए, मतलब कि डिलीवर करने के लिए बी के पास। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है जो दोनों को एक साथ परफॉर्म करने हैं, साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने हैं। अगर दोनों में से एक भी रेडी एंड विलिंग नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए तो दूसरे व्यक्ति को अपने पार्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यही हमें सेक्शन 51 के अंदर बताया गया। तो उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 52 के ऊपर। सेक्शन 52 हमें बताता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, कि अब कोई ऑर्डर हमने तय कर रखा है कि किस ऑर्डर के अंदर हमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस परफॉर्म करने हैं। भाई हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बता रखा है कि पहले ये वाला जो है प्रॉमिस पूरा होगा, फिर ये वाला प्रॉमिस पूरा होगा, फिर ये वाला होगा। तो अगर ऐसा ऑर्डर हमने डिसाइड कर रखा है तो उसी ऑर्डर के हिसाब से हम अपने जो प्रॉमिसेस है उनको पूरा करेंगे।
where the order in which reciprocal promise are to be performed is expressly fixed by the contract, की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेसली लिखा गया कि पहले ये चीज होगी फिर ये चीज होगी, हमने उसके अंदर बताया एक्सप्रेसली, दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर, तो फिर वो उसी ऑर्डर के अंदर परफॉर्म होंगे कि भाई पहले ये चीज बोली हुई है कॉन्ट्रैक्ट में तो पहले ये चीज होगी। एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा गया कि किस ऑर्डर के अंदर उसको परफॉर्म करना है, दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स, तो फिर जैसी भी ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से जो भी वो नेचर है उसका उसके हिसाब से होगी, जब भाई जैसी ट्रांजेक्शन है उसके अंदर ये चीज पहले होनी चाहिए तो फिर वो चीज पहले होगी, ये चीज इसके बाद होनी चाहिए तो वो चीज उसके बाद होगी, अगर एक्सप्रेसली हमने फिक्स नहीं कर रखा। अब यहीं पे इसकी इलस्ट्रेशन दे रखी है, हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाएगा कि इस सेक्शन के अंदर क्या बोल रहा है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी, कि भाई दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और भी कि ए जो है बी के लिए उसका घर बनाएगा एट अ फिक्स प्राइस, एक फिक्स प्राइस के ऊपर। A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it, तो जहां पे क्या है कि अब इन्होंने एक ऑर्डर क्या बन रहा है कि पहले ए को अपने पार्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब ए को पहले बी का घर बनाना पड़ेगा, तभी जो है बी उसकी पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो है लेकिन उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर फिक्स कर रखा है कि पहले वो करेगा फिर ये करेगा, तो यहाँ पे एक ऑर्डर फिक्स्ड है। A and B contracted that A shall make over his stock and trade to B at a fixed price, कि A और B कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो A है वो क्या करेगा, उसके जो स्टॉक एंड ट्रेड है बी के उसको मेक ओवर करेगा एक फिक्स प्राइस के ऊपर। एंड बी प्रॉमिस टू गिव सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी, और बी जो है सिक्योरिटी देगा उस पेमेंट ऑफ मनी के लिए। ए प्रोमिसेस नीड नॉट टू बी परफॉर्म अंटिल द सिक्योरिटी इज गिवन, तो ए को अपने पार्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब तक बी जो है उसके लिए सिक्योरिटी नहीं दे देता। फॉर द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स दैट ए शुड हैव सिक्योरिटी बिफोर ही डिलीवर्स ऑफ हिज स्टॉक, कि जब भाई यहाँ पे जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो यही बता रहा है कि पहले वो सिक्योरिटी देगा तभी वो अपना काम करेगा। तो इस एग्जांपल से हमें समझ आ जाता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 53 के ऊपर। सेक्शन 53 के अंदर हमें क्या दिया गया है, सेक्शन 53 बोलता है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अब उस लायबिलिटी बता रहा है उस पार्टी की जो प्रिवेंट कर रहा है दूसरे व्यक्ति को अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है कि भाई दोनों को अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना है। एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, अब एक पार्टी क्या करती है दूसरी पार्टी को उसका जो प्रॉमिस है परफॉर्म करने से प्रिवेंट करती है, रोकती है कि वो अपना पार्ट को परफॉर्म ना कर पाए। तो ऐसे केस के अंदर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा। उसके लिए ऑप्शन होगा, अगर वो चाहेगा तो उसको परफॉर्म करा सकता है, अगर वो नहीं चाहेगा तो उसको परफॉर्म नहीं करा सकता, जिसको प्रिवेंट किया गया उसके द्वारा वो वॉइडेबल हो जाएगा। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, वो एंटाइटल हो जाएगा किस चीज के लिए, कंपनसेशन के लिए, फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस व्हिच ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की जो उसको नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण झेलना पड़ता तो उसको वो कंपनसेशन भी मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, मतलब एक तरीके से दो रिलीफ आ गए, रिसीशन भी आ गया भाई उसको खत्म करने का, और दूसरा कंपनसेशन भी आ गया। अब क्या इसके अंदर इलस्ट्रेशन दी गई है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क फॉर बी फॉर 1000 रुपीज, की ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए जो है बी के लिए कुछ काम करेगा 1000 रुपए के लिए। बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली, बी अपने काम को परफॉर्म करने के लिए रेडी एंड विलिंग है, दोनों चीजें कर रखी है उसने। बट ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन ए जो है उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको नहीं करने देता ऐसा करने से। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा बी के ऑप्शन के ऊपर, मतलब बी चाहेगा तो वो कंपेल कर सकता है कि ये अपने पार्ट को परफॉर्म करे, बी चाहेगा तो खत्म कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। इफ ही इलेक्ट टू रिजाइन इट, अब वो अगर उसको रिसाइड कर देता है मतलब खत्म कर देता है उसको, अगर उसने उसको कंपेल किया तो भाई परफॉर्मेंस हो जाएगी, खत्म बात। अब लेकिन अगर वो उसको खत्म कर देता है, रिसाइन कर देता है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए कंपनसेशन फॉर एनी लॉस, तो वो क्या बन जाएगा, एंटाइटल बन जाएगा ए से किस चीज के लिए, कोई भी कंपनसेशन लेने के लिए जिसका उसको लॉस हुआ है, विच इज इनकर्ड बाय इट्स नॉन परफॉर्मेंस, जो कि उसकी नॉन परफॉर्मेंस के कारण उसको जो उससे लॉस हुआ है उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलेगा। फिर हम सेक्शन 54 को देखें, सेक्शन 53 तक हो गया, उसके बाद सेक्शन 54 के अंदर क्या दे रखा है, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस व्हिच शुड बी परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसको रीड करते हैं, रीड करने से हमें सेक्शन समझ आ जाएगा। इसके अंदर एक केस है नाथूलाल वर्सेस फूलचंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर इसको आप पढ़ सकते हैं तो इस केस को पढ़ लीजिएगा, इससे आपको क्लियर होगा सेक्शन 54 और डिटेल के अंदर। बाकी इसके अंदर एग्जांपल्स दिए गए हैं, उस एग्जांपल से भी हमें क्लियर हो जाता है कि सेक्शन के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन बोलता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं, क्योंकि हम ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस वाला पार्ट ही पढ़ रहे हैं।
सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म। अब उनमें से क्या है, एक जो पार्ट है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा, परफॉर्म नहीं हो सकता, और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल द अदर हैज बीन परफॉर्म, या फिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं मांगी जा सकती जब तक कि दूसरा जो है परफॉर्मेंस ना कर दे। एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन फेल टू परफॉर्म इट, और जो प्रोमिसर है जो भी लास्ट मेंशन था वो उसको परफॉर्म करने से फेल हो जाता है। सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो फिर जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए नहीं बोल सकता कि इसका रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया जाए। एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू द अदर पार्टी, और अब वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देगा फॉर एनी लॉस विद सच अदर पार्टी इज सस्टेन्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसको उससे लॉस हुआ है। अब देखिए इसको अगर हम इलस्ट्रेशन से समझे तो हमें ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। ए हायर्स बी शिप टू टेक इट इन एंड कन्वे फ्रॉम कैलकाटा टू मॉरिशियस, कि ए जो है बी की शिप हायर करता है कि भाई मैं इसको यहाँ से मॉरिशियस लेके जाऊंगा, कोलकाता से मॉरिशियस लेके जाऊंगा। अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए, जिसके लिए ए जो है कार्गो प्रोवाइड करेगा। बी रिसीविंग अ सर्टेन फ्रेट फॉर इट्स कन्वीनियंस, बी जो है उसके रिगार्डिंग उसको फ्रेट मिलता है, जो फ्रेट उस शिप के लिए, मतलब जो भी उसकी शिप है उसके लिए उसको फ्रेट मिलता है। ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप, लेकिन ए जो है वो उसके लिए कार्गो प्रोवाइड नहीं करता, जो उस कार्गो लेके जानी चाहिए कोलकाता से मॉरिशियस वो प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस, जो ए है वो बी का जो है जो बी का प्रॉमिस है उसको क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो उससे बोला गया था उसने अपना काम तो किया नहीं है, वो बी को कैसे कंपेल कर सकता है। एंड मस्ट टेक कंपनसेशन ऑफ बी फॉर द लॉस, अब उसको क्या करना पड़ेगा कि वो कंपनसेशन ले सकता है लॉस के लिए, बी को दे सकता है फॉर द लॉस विच बी सस्टेन बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे उसको लॉस के लिए कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। फिर हम सेक्शन 55 को समझे। सेक्शन 55 जो है हमें बताता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, की ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर टाइम जो था एसेंशियल था, एसेंशियल चीज थी कि मतलब कि इस टाइम के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, और अगर वो नहीं होता तो फिर क्या होगा। When a party to a contract promises to do certain thing or at or before a specified time, कि भाई उन्होंने ये अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक सर्टेन टाइम से पहले या फिर एक स्पेसिफाइड टाइम पे करा जाएगा, और सर्टेन थिंग्स एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, या फिर जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उससे पहले किया जाएगा सर्टेन थिंग्स जो है। एंड फेल्स टू डू एनी ऑफ द सच थिंग्स एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, अब क्या होता है कि वो उसको ऐसा करने में फेल हो जाता है, जो भी टाइम उन्होंने रखा था उस चीज को करने के अंदर वो फेल हो जाता है उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। The contract or so much of it has not been performed becomes voidable at the option of the promisee, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा जिसको परफॉर्म नहीं किया गया, या फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, voidable बन जाएगा। किसके ऑप्शन के ऊपर, प्रोमिसी के ऑप्शन के ऊपर। अब प्रोमिसी अगर चाहेगा वो टाइम निकल गया तो वो उसको परफॉर्म करवा सकता है, अगर वो नहीं चाहता तो उसको खत्म कर सकता है। If the intention of the parties was the time should be the essence of the contract, लेकिन क्या होना चाहिए कि अगर जो पार्टीज थी उनकी क्या इंटेंशन थी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की जो टाइम है वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो मेन चीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उन्होंने लिखा हो या तो एक्सप्रेसली बोला गया हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके नेचर से पता चल रहा हो, तो दोनों तरीके से हमें पता चल सकती है ये चीज। अब यहाँ पे आगे क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। अब क्या इफेक्ट होगा जब टाइम एसेंशियल नहीं था, भाई टाइम बताया गया लेकिन टाइम एसेंशियल नहीं था उसके अंदर, और उस टाइम के अंदर उसको नहीं किया गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इफ it was not the intention of the parties that the time should be the essence of the contract, कि उनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि जो इसके अंदर टाइम है वो उसकी एसेंस हो। The contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, कि अगर वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अगर नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वो voidable नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं था कि अगर टाइम के अंदर नहीं हुआ तो टाइम जो है वो एसेंस है, तो इसलिए अभी वो voidable नहीं बनेगा, मतलब ऑप्शनल नहीं बनेगा प्रोमिसी के पार्ट पे कि वो उसको चाहे तो परफॉर्म करवाए और चाहे तो उसको रिसाइन कर दे। But the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss occasioned to him by such failure, लेकिन वो उससे कंपनसेशन ले सकता है कि भाई तेरे को बोला था इतने टाइम में कर, तूने नहीं किया, इसका आंसर मुझे लॉस हुआ तो उसके लिए मुझे कंपनसेशन पे कर दे, लेकिन वो उसके लिए वॉइडेबल नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं चाहेगा कि परफॉर्म हो या ना परफॉर्म हो। फिर इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन द एग्रीड अपॉन, कि भाई जितने टाइम के अंदर बोलता उसके उतने टाइम में नहीं किया और उसने क्या किया, प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर उसके बाद भी अगर प्रोमिसर आके उसको परफॉर्म करता है तो ऐसे केस के अंदर उसको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो उसके अंदर मेंशन कर देते हैं तो फिर उसको मिलेगा। क्या बोलता है, इफ इन अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड, कि भाई वो अपनी टाइम एग्रीड के अंदर नहीं कर पाता, द प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सच परफॉर्मेंस एट एनी टाइम अदर देन द एग्रीड, अब प्रोमिसी क्या करता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है उस टाइम के अलावा जिस टाइम पे उन्होंने एग्री किया था उससे।
द promisee कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो अब यहाँ पे जो प्रॉमिसी है वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता जो उसको लॉस हुआ है उसके नॉन परफॉर्मेंस के कारण। प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड अनलेस एट द टाइम ऑफ सच एक्सेप्टेंस, या फिर जब उसको एक्सेप्टेंस कर रहा हो, वो जब ये एक्सेप्ट कर रहा हो कि हाँ तू इसको परफॉर्म कर दे, ही गिव्स अ नोटिस टू द प्रोमिसर ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो, या फिर वो उसको अपनी इंटेंशन बता दे कि किस इंटेंशन से है, तो फिर उसको वो कंपनसेशन मिल जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे सेक्शन 55 तक समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझेंगे और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम अपने पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सेक्शन बाय सेक्शन खत्म कर लेंगे।